बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम जो आउटपुट की वेवफॉर्म्स हमें मिलती है उसको एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो मैं एक बार बता दूँ आपको, उसके बाद बढ़ेंगे आगे, उस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो, एक वेवफॉर्म है जो कि अल्फा से स्टार्ट हो रही है इस प्रकार से, ठीक है। और ये जो वेवफॉर्म है, ये साइन वेवफॉर्म का जो नेगेटिव पार्ट है उसको पलटने के बाद ये वेवफॉर्म आई है। तो ये जो वेवफॉर्म है ये वीएम साइन थीटा है, जो कि पाई तक है। तो पाई से 2 पाई तक ये जो वेवफॉर्म है ये माइनस वीएम साइन थीटा है। अब इसकी एवरेज वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। फिर से वेवफॉर्म फिर रिपीट होगी और चलते रहेगी इस प्रकार से। ये ओमेगा टी, जो थीटा भी कहलाता है, ये वेवफॉर्म है वोल्टेज की। इसकी एवरेज वैल्यू निकाला। इसका टाइम पीरियड कितना है, ये देखो, हर 2 पाई के बाद वेवफॉर्म रिपीट हो रही है, इसलिए इसका जो टाइम पीरियड है वो है 2 पाई। तो इसकी एवरेज वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। तो एवरेज वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड इंटीग्रेशन 0 से टाइम पीरियड फंक्शन ऑफ टी डी टी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई, 0 to 2 पाई। लेकिन ये दो पार्ट में स्प्लिट हो रही है, इसलिए एक काम करते हैं, इसको पहले 0 से अल्फा से पाई कर लेते हैं। अल्फा से पाई, इसको मिटा दो यहाँ पर। अल्फा से पाई वी एम साइन थीटा डी थीटा प्लस फिर पाई से 2 पाई। जो वेवफॉर्म है वो माइनस वी एम साइन थीटा डी थीटा। इसे सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, कितना आ रहा है, 1/2 पाई। वी एम बाहर निकाल लेंगे तो अंदर साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन कॉस थीटा हो जाएगा। और जो लिमिट है साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है, जहाँ तक माइनस कॉस थीटा, तो माइनस साइन इधर बाहर निकलो, नहीं यहाँ मत करो, यहाँ मत करो, यहाँ करो, ठीक है। और लिमिट पुट कर दो अल्फा से लेके पाई तक, अरे ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है। फिर प्लस, फिर माइनस वी एम बाहर आया साइन थीटा का, फिर माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा है तो ये जो माइनस साइन ये हट जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो ये कॉस थीटा। लिमिट पुट कर दो पाई से लेके 2 पाई तक, ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट। इसे सिंप्लीफाई कर लो जरा, तो ये हो गया 1/2 पाई, ये माइनस वी एम, इसको अभी जैसा का वैसा रहने दो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कॉस पाई माइनस कॉस अल्फा प्लस वी एम कॉस पाई माइनस कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर लो, 1/2 पाई वी एम माइनस वी एम, कॉस पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1 होती है, माइनस कॉस अल्फा प्लस कॉस प्लस वी एम। ये कॉस 2 पाई है और कॉस पाई दोनों की वैल्यू -1 होती है, तो -1 अब ये माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वी एम कॉमन निकाल दो यार पहले, तो वी एम अपॉन 2 पाई, ठीक है। ये वी एम तो यहीं बाहर निकाल लेना था अपन ने, चलो कोई बात नहीं। माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा -2 वी एम माइनस, वैसे वी एम कॉमन निकाल लिया अपन ने,
-2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1 प्लस कॉस अल्फा, वी एम कॉमन निकल लिया तो 1 प्लस कॉस अल्फा, ये -2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये -2 हो गया। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ माइनस साइन होगा शायद, ये देखो ये माइनस साइन। ठीक है, तो ये माइनस साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर +2 हो जाएगा, तो ये हो गया Vm/2 पाई 3 प्लस कॉस अल्फा, ये आउटपुट आ गया आपका, ये आंसर, ये एवरेज आउटपुट वोल्टेज आ गया। इस प्रकार से निकालेंगे। अब आ जाते हैं बच्चों, मैंने आपको क्या बोला, हम आउटपुट का एनालिसिस करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो आउटपुट है, अगर हम रेक्टिफायर की बात करें तो इस रेक्टिफायर को कन्वर्टर भी कहा जाता है, रेक्टिफायर को कन्वर्टर भी कहा जाता है, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है कन्वर्टर, कंट्रोल्ड है। तो ये इसका काम क्या होता है, जो हम फिक्स एसी देते हैं, ये फिक्स एसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है, इसको हम देते हैं फिक्स डीसी। तो ये हमें देता है वेरिएबल एसी। फिक्स डीसी को वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करता है। तो सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने बच्चों, ये जो रेक्टिफायर का काम होता है, ये फिक्स एसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जो डीसी मिले वो हमें प्योर मिले, साइनोसॉइडल मिले, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, कुछ इस प्रकार की डीसी मिलती है हमें, इस प्रकार की डीसी। तो ये और इसमें कितना अंतर है, एक ये देख लो, नहीं तो एक ये देख लो, ये बेस्ट है, ये बहुत पुअर है, पुअर क्वालिटी की है। तो ये जो वेवफॉर्म है ये पुअर है, वो जिन कारणों से ये पुअर है उसको बोलते हैं कि इसमें रिपल कंटेंट की उपस्थिति के कारण ये पुअर है। हमेशा मानते हैं कि कुछ रिपल कंटेंट इसके अंदर है, इस वजह से ये प्योर डीसी नहीं दे रहा है। तो जब भी डीसी की बात करें तो जो डीसी में जो अनवांटेड सिग्नल है वो रिपल कहलाते हैं। रिपल क्या है, रिपल हमेशा डीसी साइड देखे जाते हैं। रिपल कंटेंट क्या होते हैं, जिन कंटेंट के कारण डीसी साइड में, मतलब जिस तरफ डीसी आउटपुट मिले वो डीसी साइड, जिस तरफ एसी हो वो एसी साइड। तब हम रिपल कंटेंट को ऐसे डिफाइन करेंगे कि जब डीसी साइड हमें प्योर डीसी नहीं मिलती है, व्हेन वी नॉट गेट प्योर डीसी वेवफॉर्म एट डीसी साइड, जब हम डीसी वेवफॉर्म, प्योर डीसी वेवफॉर्म नहीं मिलती है हमें डीसी साइड, then we assume that we are not getting pure DC due to
रिपल कंटेंट। हमें प्योर डीसी क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि इस वेवफॉर्म में बहुत सारे रिपल कंटेंट हैं। ठीक है, ऐसी वेवफॉर्म मिलना चाहिए, लेकिन मिल ऐसी रही है। अब यदि हम एसी साइड की बात कर रहे हैं तो एसी साइड आउटपुट कब मिलता है हमें? इन्वर्टर के केस में, जो कंट्रोल्ड इन्वर्टर होता है। कंट्रोल्ड इन्वर्टर, इसका काम होता है डीसी को, फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करना। आपने दी फिक्स डीसी, तो एज अ रिजल्ट आपको जो आउटपुट मिला है वो है वेरिएबल एसी। वेरिएबल एसी ये आउटपुट मिलता है। फिक्स डीसी को वेरिएबल एसी में ये कन्वर्ट करता है। फिक्स डीसी इस प्रकार का रहता है, ये होगी फिक्स डीसी। और ये जो वेरिएबल एसी है वो, अब देखो मिलना तो ऐसा चाहिए अपने को, लेकिन मिलता नहीं है ऐसा। मिलता हमें कुछ इस प्रकार का है, ऐसा ऐसा कुछ आउटपुट हमें मिलता है। ऐसा मिलना ऐसा चाहिए, लेकिन मिलता है ऐसे। तो ये ऐसा मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है एसी साइड? तो हम बोलते हैं कि इसमें कुछ हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। इस वेवफॉर्म में कुछ हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमें ऐसा शेप नहीं मिल रहा। तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल जिस टर्म्स को मानते हैं, जिस अनवांटेड सिग्नल को मानते हैं, वो हार्मोनिक्स कहलाते हैं। तो एसी साइड में तो हार्मोनिक्स को क्या बोलेंगे? हार्मोनिक्स को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, व्हेन आउटपुट, जब आउटपुट नॉट साइनोसॉइडल, मतलब एक साइन वेव नहीं है, साइनोसॉइडल, इट्स रीजन we assume harmonics, we assume harmonics। इसका जो रीज़न है वो हार्मोनिक्स को मानते हैं हम। जब बच्चों मैं हार्मोनिक्स की बात आपसे कर रहा हूँ तो हार्मोनिक्स को कैसे समझेंगे कि ये अनवांटेड सिग्नल होते हैं। जब आउटपुट साइनोसॉइडल नहीं मिल रहा है एसी साइड, तो हम एज्यूम करेंगे कि उसके अंदर हार्मोनिक है। और आप ऐसे भी समझो हार्मोनिक को, देखो क्या है, ये है प्योर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, ये हम चाहते हैं। लेकिन यदि किसी कारण से इस प्योर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म में कुछ अनवांटेड सिग्नल आ गए, जैसे कि ये, कितने साइकिल हो गए देखो, ये है मेरा प्योर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। लेकिन ये जो सिग्नल है ग्रीन वाला, ये मुझे नहीं चाहिए था, लेकिन ये फिर भी आ गया। ये सिग्नल नहीं चाहिए था मुझे, फिर भी आ गया। तो ये कौन से नंबर का हार्मोनिक है? ये प्योर साइनोसॉइडल जो वेवफॉर्म होती है, इसको फंडामेंटल वेवफॉर्म बोलते हैं। फंडामेंटल मतलब ये एक्चुअल वेवफॉर्म है, प्योर साइनोसॉइड फंडामेंटल। लेकिन ये जो वेवफॉर्म आई है, देखो ये एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है जब ग्रीन वाली कितने साइकिल कंप्लीट कर रही है? एक साइकिल ये हो गया, दूसरा साइकिल ये हो, 3 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। मतलब ये थर्ड हार्मोनिक है, इसका मतलब ये 3 साइकिल कंप्लीट कर रहा है, इसलिए थर्ड हार्मोनिक है। ठीक है, वहीं पे एक रेड कलर से बना रहा हूँ मैं। अगर ये 3 साइकिल कंप्लीट करने की बजाय केवल 2 साइकिल कंप्लीट करती रेड वाली, चलो रेड वाली नहीं ब्लैक बना देते, क्योंकि रेड तो अपन ने फंडामेंटल बनाया है। ये देखो, ये एक साइकिल में ये जो ब्लैक वाला है, ये 2 साइकिल कंप्लीट कर लिए इसने, तो ये सेकंड हार्मोनिक हो गई ब्लैक वाली। ये हमें नहीं चाहिए था, लेकिन ये आ गए सेकंड हार्मोनिक। और ये जो हार्मोनिक है, ये क्या करते हैं? हमारी जो वेवफॉर्म है उसको प्रभावित करते हैं। ये हमारी वेवफॉर्म के शेप को प्रभावित करते हैं। जैसे ये इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी ऐसे। ये जो आउटपुट मिल रहा है ये रेड कलर वाला, ये थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये हार्मोनिक जुड़ जाएंगे उसमें। यहाँ वैल्यू जुड़ जाएगी तो ये वैल्यू ऊपर बढ़ जाएगी, ये घट जाएगी तो वैल्यू कम हो जाएगी। ये इस प्रकार से आउटपुट हमें हो जाएगा। तो ये वेवफॉर्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ये जो हार्मोनिक्स प्रेजेंट है उसकी वजह से हमें एक्चुअल वेवफॉर्म नहीं मिलेगी। कुछ मतलब ये हार्मोनिक की उपस्थिति के कारण वेवफॉर्म हमें साइनोसॉइडल नहीं मिल रही, कुछ अलग आ रही है वेवफॉर्म।
तो बच्चों ये है हार्मोनिक। हार्मोनिक, उसी चीज़ को हार्मोनिक बोलते हैं एसी साइड, और उसी चीज़ को रिपल कंटेंट बोलते हैं डीसी साइड। कुल मिला के जो अनवांटेड सिग्नल है वो रिपल और हार्मोनिक कहलाता है। अभी हम रेक्टिफायर की स्टडी कर रहे हैं, फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर की स्टडी कर रहे हैं, और इसका काम क्या है, फिक्स एसी को रेक्टिफायर जो होता है इसका काम है, फिर जो कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है इसका काम है फिक्स एसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करना। तो मेरा जो आउटपुट है वो क्या है, वो डीसी। तो अभी मैं डीसी साइड आउटपुट को एनालिसिस कर रहा हूँ। तो डीसी साइड अगर कुछ अनवांटेड सिग्नल आ गए तो उनको क्या बोलेंगे हम, रिपल कंटेंट। तो अभी हम डीसी साइड एनालिसिस करने वाले हैं रिपल कंटेंट का। डीसी साइड एनालिसिस। डीसी साइड एनालिसिस, देखो अभी हमने कौन कौन से डिवाइस पढ़ ली है रेक्टिफायर में। अभी हमने स्टडी की है तो हाफ वेव रेक्टिफायर की, जो हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर की हमने स्टडी की सबसे पहले, अनकंट्रोल्ड। फिर हमने स्टडी की फुल वेव अनकंट्रोल्ड, फुल वेव अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड। फिर हमने स्टडी की हाफ वेव कंट्रोल्ड, हाफ वेव कंट्रोल्ड। तो जो हाफ वेव अनकंट्रोल्ड है, यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा था मुझे वो कुछ इस प्रकार का आउटपुट मिल रहा था, ये भी आउटपुट। फुल वेव कंट्रोल्ड नहीं अनकंट्रोल्ड, यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा था वो इस प्रकार का मिल रहा था। और हाफ वेव अनकंट्रोल्ड, यहाँ पे जो आउटपुट मुझे मिला वो कुछ इस प्रकार का मिला। यहाँ से अल्फा से पाई, पाई से 2 पाई कुछ नहीं मिलेगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा वही गेट सिग्नल देंगे 2 पाई प्लस अल्फा पे, फिर आउटपुट मिलेगा। तो ये वेवफॉर्म। अब बताओ मुझे, ये तीनों जो डिवाइस है ये क्या, मुझे डीसी तो ऐसी होती है ना यार, प्योर डीसी तो ऐसी होती है, लेकिन ऐसी है क्या ये इस प्रकार की है, इस प्रकार का डीसी। ये जो डीसी है वो इस प्रकार का है, ये रेड, ये येलो कलर वाला, और ये डीसी है, जो डीसी मिल रहा है वो इस प्रकार, ये इस प्रकार का। लेकिन चाहिए कैसा मुझे, चाहिए मुझे ऐसा, चाहिए मुझे ऐसा, ऐसा आउटपुट चाहिए मुझे आइडियली, लेकिन ऐसा मिल नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है कि इन सारी वेवफॉर्म में रिपल कंटेंट प्रेजेंट है, रिपल कंटेंट प्रेजेंट है। तो इस रिपल कंटेंट को मेज़र करने वाले फैक्टर को देखते हैं कि कितना रिपल कंटेंट है, कौन सा फैक्टर बताएगा। कितना रिपल कंटेंट है ये बताने वाले फैक्टर को रिपल फैक्टर बोला जाता है। कितना रिपल है वो बताने वाले फैक्टर को रिपल फैक्टर कहा जाता है, रिपल फैक्टर। अभी हम देखने वाले हैं क्या है रिपल फैक्टर। यहाँ डीसी साइड हमें जो आउटपुट मिल रहा है, तो हम वेवफॉर्म बनाते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल दिए थे वहाँ हमें किस प्रकार की वेवफॉर्म मिल रही थी आउटपुट की, कुछ इस प्रकार की वेवफॉर्म थी, याद करो। ये जहाँ कुछ नहीं मिल रहा है डॉटेड लाइन, ये यहाँ से आउटपुट मिला, ठीक है, अल्फा से पाई तक। फिर 2 पाई तक हमें कुछ भी नहीं मिला, फिर 2 पाई प्लस अल्फा पे अगेन हमने गेट सिग्नल दिया और फिर हमें आउटपुट मिला इस प्रकार से। तो ये हमारी वेवफॉर्म है,
ठीक है, ये 2 पाई प्लस अल्फा पे हमने गेट सिग्नल दिया आगे। तो इस प्रकार का मुझे आउटपुट मिला। तो अभी आउटपुट का जो पहले मैं आरएमएस वैल्यू निकालूंगा, तो इसकी जो टोटल आरएमएस वैल्यू है, इसकी जो टोटल आरएमएस वैल्यू है वो किसके किसके इक्वल हो जाएगी? इसके अंदर रिपल कंटेंट, इसमें एवरेज कंटेंट भी रहेगा और रिपल कंटेंट भी रहेगा। फर्स्ट रिपल कंटेंट, सेकेंड रिपल, मतलब है तो हार्मोनिक्स, बस नाम चेंज होता है डीसी साइड। फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक एंड इज दिस सो ऑन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन सबका स्क्वायर कर दो आप। मुझे जो इंटरेस्ट है बच्चों में डीसी साइड में, मुझे ये चाहिए, ये डिज़ायरेबल है, डिज़ायर्ड है, डिज़ायरेबल है, ये चाहिए मुझे एवरेज आउटपुट वोल्टेज। ये जो एवरेज है आउटपुट वोल्टेज, एवरेज आउटपुट वोल्टेज, यही हमारा प्योर डीसी होता है और यही चाहिए हमें। तो प्योर डीसी, तो इस टर्म को छोड़ के, ये वाली टर्म को छोड़ के जितने भी बच जाएंगे वो सारे रिपल कंटेंट हैं। तो टोटल आउटपुट आरएमएस में से ये इनको माइनस कर दो आप, तो बचे वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे रिपल कंटेंट कहलाएंगे, V2 V3 सो Vn स्क्वायर। लेकिन ये रिपल तो है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? ये एवरेज आउटपुट वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, इसलिए इसको ओवरऑल दोनों साइड एवरेज वोल्टेज के स्क्वायर से डिवाइड कर दो और इसका अंडर रूट ले लो दोनों साइड। तो ये जो टर्म हमारे पास आएगी यही वोल्टेज रिपल फैक्टर कहलाती है, वोल्टेज रिपल फैक्टर। सिमिलर फॉर करंट रिपल फैक्टर। करंट रिपल फैक्टर के कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ वोल्टेज है वहाँ वहाँ करंट लिख देना। ठीक है, सिमिलर। तो इसको सिंप्लीफाई करो। वोल्टेज रिपल फैक्टर का जो फार्मूला है आ गया मेरे पास, वो आ गया अंडर रूट टोटल आउटपुट आरएमएस का स्क्वायर में से एवरेज वोल्टेज को माइनस कर दो आप, तो वोल्टेज रिपल फैक्टर को एक्सप्रेस करेगा ये। अंडर रूट कितना आउटपुट आरएमएस है, इसको सेपरेट कर दो दोनों को, वी आउटपुट का स्क्वायर माइनस वी आउट स्क्वायर, वी आउट स्क्वायर। ये वोल्टेज रिपल फैक्टर, ये होगी टर्म वी आउटपुट टोटल आउटपुट आरएमएस अपन वी आउटपुट एवरेज, ये एवरेज वोल्टेज का स्क्वायर माइनस 1। तो एक बात याद रखना बच्चों, जो टोटल आउटपुट आरएमएस विथ रेस्पेक्ट टू एवरेज आउटपुट वोल्टेज, ये रिपल फैक्टर कहलाता है, नहीं सॉरी फॉर्म फैक्टर कहलाता है। ये टोटल आउटपुट आरएमएस अपॉन एवरेज वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू इक्वल टू फॉर्म फैक्टर। तो ये वोल्टेज रिपल फैक्टर हो गया अंडर रूट फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर माइनस 1। ये डीसी साइड हार्मोनिक्स या फिर रिपल कंटेंट का एनालिसिस है। ठीक है, कुछ लोग हार्मोनिक्स ही बोलते हैं, कुछ लोग रिपल कंटेंट बोलते हैं, तो जैसी मर्जी आपकी। ठीक है, तो ये वोल्टेज रिपल फैक्टर क्या है? डीसी साइड, मतलब जहाँ अगर लोड में डीसी मिल रहा है उस साइड हार्मोनिक या रिपल कंटेंट का एनालिसिस है। हार्मोनिक्स या रिपल कंटेंट का एनालिसिस, हार्मोनिक्स या रिपल कंटेंट का एनालिसिस है, रिपल कंटेंट का एनालिसिस है। ये क्या समझ में आ रहा है? ये वोल्टेज रिपल फैक्टर ये क्या होना चाहिए बच्चों? देखा जाए तो वोल्टेज रिपल तो दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए बच्चों। देखो प्योर डीसी क्या होता है? प्योर डीसी इस प्रकार का होता है, और प्योर डीसी के केस में जो आउटपुट का आरएमएस वैल्यू और आउटपुट की एवरेज वैल्यू दोनों बराबर होती है। तो प्योर डीसी के लिए ये जो वोल्टेज रिपल फैक्टर कैसा होगा बच्चों? ये देखो, ये वोल्टेज रिपल फैक्टर कैसा हो जाएगा? आउटपुट आरएमएस और एवरेज वैल्यू दोनों बराबर हो जाएगी, तो दोनों कट जाएंगे, 1 आ जाएगा, 1 स्क्वायर 1 0। मतलब प्योर डीसी के लिए
प्योर डीसी के लिए, प्योर डीसी के लिए जो वोल्टेज रिपल फैक्टर होता है, वोल्टेज रिपल फैक्टर वो होता है 0, और जो फॉर्म फैक्टर होता है ये 1 हो जाता है। फॉर्म फैक्टर की जो वैल्यू है ये 1 हो जाती है, क्योंकि फॉर्म फैक्टर का फार्मूला होता है आउटपुट RMS अपन आउटपुट एवरेज, दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है प्योर डीसी के लिए। इसलिए तो कहने का मतलब है कि अगर मेरी जो वेवफॉर्म है वो प्योर डीसी की तरफ जा रही है, प्योर डीसी की तरफ अगर वेवफॉर्म जा रही है, तो उस कंडीशन में अगर अप्रोच कर रही प्योर डीसी की तरफ जा रही है, तो वोल्टेज रिपल फैक्टर जो है, नहीं चलो फॉर्म फैक्टर जाएगा 1 की तरफ, फॉर्म फैक्टर जाएगा 1 की तरफ, प्योर डीसी की तरफ अगर जा रही है वेवफॉर्म तो फॉर्म फैक्टर 1 की तरफ जाएगा, और वोल्टेज रिपल फैक्टर 0 की तरफ बढ़ेगा। ये देखो, ये फॉर्म फैक्टर 1 की तरफ जाएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू प्योर डीसी के लिए आउटपुट RMS और आउटपुट एवरेज बराबर होता है, इसलिए 1 वैल्यू हो जाएगी। हमें पता ही है बहुत अच्छे से कि दोनों बराबर होते हैं प्योर डीसी के लिए। तो अगर प्योर डीसी आउटपुट में मिलना है तो वोल्टेज रिपल फैक्टर को 0 रखो, या फिर फॉर्म फैक्टर को 1 की तरफ अप्रोच करो। तो ये है, अगर डीसी साइड आपको पता करना है कि कितना हार्मोनिक है या कितना रिपल कंटेंट है, तो आप वोल्टेज रिपल फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो हार्मोनिक्स की एनालिसिस करता है या रिपल कंटेंट की एनालिसिस करता है डीसी साइड में। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम कल की क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।